हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट लेवल 1 का इन्वायरमेंट स्टडी का जो पार्ट होता है उसका एक मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें टोटल 30 प्रश्न है साथियों। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 परिवार से, ऑप्शन 2 विद्यालय से, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक केंद्र से, या ऑप्शन 4 धार्मिक केंद्र से। तो इसका सही आंसर गेस करिए आप, क्या हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 परिवार। बच्चे को जो सामाजिकरण का पहला पाठ जो मिलता है वो परिवार से मिलता है। ये इसका सही जवाब है। परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है। इसका ढांचा समाज विशेष से विभिन्न हो सकता है परंतु केंद्रीय कार्य नहीं है। जैसे बच्चे का पालन करना, समाज की संस्कृति से उसको परिचित कराना तथा बच्चे का सामाजिकरण करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? अब ये शारदा जो एक्ट है इसका संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन 1 बाल विवाह से, ऑप्शन 2 दहेज प्रथा से, ऑप्शन 3 बाल श्रम से, या ऑप्शन 4 अनिवार्य शिक्षा से। चलिए गेस करिए इसका आंसर। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 1 बाल विवाह से। शारदा जो एक्ट है, शारदा एक्ट, इसका संबंध जो है बाल विवाह से। ऑप्शन 1 बाल विवाह। शारदा एक्ट 1930, ये ध्यान रखिएगा, 1930 का संबंध बाल विवाह से है। इस एक्ट में विवाह के लिए लड़के की आयु 10 वर्ष तथा लड़की की आयु 14 वर्ष की गई थी। उस समय की बात है। उसके बाद और चेंज हुआ है इसमें, तो वो अपन देखेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि शारदा एक्ट जो है 1930 में आया था। इसका संबंध बाल विवाह से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। धूम्रपान से कौन सा रोग प्रमुख है वो होता है? 1 तपेदिक क्षय, दूसरा कैंसर फेफड़ों का, तीसरा अल्सर, या चौथा अनिद्रा। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन 2 कैंसर। तो देखिएगा आप इसमें व्याख्या में कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग फेफड़ों का मुख का कैंसर है। कैंसर एक विषाणुजन्य रोग है जिसका आरंभिक दौर में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता है, किंतु कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसे कैंसर का संकेतक माना जाता है। जैसे जल्दी न बढ़ने वाले घाव, असामान्य रूप से रक्तस्राव, शौच क्रिया का असामान्य होना, निरंतर भोजन का अनपच होना। ये जो है कैंसर के एक लक्षण है एक तरह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? देखिए इन सब में से कौन सा पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? 1 शक्करखोरा, 2 कलचीड़ी, 3 कौवा, या 4 फाख्ता। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 कौवा। कौवा जो है वो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। शक्करखोरा पर्स के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। 1 पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, 2 निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, 3 पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, या 4 लकड़ी के फर्श। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, सही कर देते हैं अपन। 1 4, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 2 आएगा, ठीक है। और 1 4 2 यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 3, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए देखिए अब कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसमें जो सही लगेगा वो होगा 1 पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें,
दूसरा, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। और चौथा, लकड़ी के फर्श। यानी कि 1, 2, 4 इसका सही है, तो 1, 2, 4 जो है वो है ऑप्शन 1 में। तो इसका ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। तो देख लीजिए, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। यहाँ पर ये जो 1 है इसको आप 3 कर दीजिएगा। 3 नहीं, सॉरी, हाँ 2 होगा। 1 है उसको 2 कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। मकान घर वह स्थान है जिसमें निवास किया जाता है। सुरक्षा, स्थायित्व, अनुकूलन, वातावरण, क्रियाशीलता आदि की उपस्थिति इसके निर्माण के लिए आवश्यक है। लेह और लद्दाख भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अतः सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की न होना तथा लकड़ी का फर्श उपयुक्त है। यानी कि जो अपन ने 3 जो पॉइंट देखे थे वो सही है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे अधिक संगठित व प्राचीन उद्योग है। 1 सीमेंट उद्योग, 2 सूती वस्त्र उद्योग, 3 चीनी उद्योग या 4 वनस्पति उद्योग। तो राजस्थान में कौन सा सबसे अधिक संगठित व प्राचीन उद्योग है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, तो ऑप्शन 2। राजस्थान में सबसे अधिक संगठित और प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। यहाँ की सबसे पहली सूती वस्त्र मिल 1889 में ब्यावर में स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन जो है रीट 2018 में लेवल 2 में आया था SST में, कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर थी। स्थापित किया श्री कृष्णा मिल्स थी, नाम भी देख लीजिए, श्री कृष्णा मिल है उसका। स्वतंत्रता के समय राज्य में कुल 7 सूती वस्त्र मिलें थी। वर्तमान में इनकी संख्या 40 से अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई। कहाँ पर की गई वो बताना है आपको। 1 अजमेर जिले की बिनाय में, 2 नागौर जिले के जावला में, 3 भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में या 4 जयपुर जिले के बस्सी में। इसका आपको सही जवाब बताना। इसका सही जवाब है अजमेर जिले के बिनाय में। ऑप्शन 1 इसका सही है, अजमेर जिले के बिनाय। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में बिनाय में स्थापित की गई, जो अजमेर जिले में स्थित है। तात्पर्य है कि राजस्थान में सहकारिता का कार्य 1904 में भरतपुर एवं डीग में कृषि बैंकों की स्थापना से प्रारंभ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, संसद बनती है। ऑप्शन 1 संसद के दोनों सदनों से। ऑप्शन 2 संसद के दोनों सदन निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों से। ऑप्शन 3 संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से। या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देख लीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान वर्णित है, जिसके अंतर्गत संसद का गठन राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर किया जाता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 129। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। 1 कोटा, 2 झालावाड़, 3 जयपुर, 4 बूंदी। 84 खंभों की छतरी, तो उसका सही जवाब है बूंदी। राजा रामदेव ने बूंदी की स्थापना की थी तथा तारागढ़ किला 84 खंभों की छतरी, चित्रमहल आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है तारागढ़ किले में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है। श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया या भाद्र कृष्ण तृतीया। तो इसका जो सही जवाब है वो भाद्र कृष्ण तृतीया। भाद्र कृष्ण तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर 7 गायों को आटे की 7 लोई बनाकर उन्हें खिलाकर ही भोजन ग्रहण किया जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप, भाद्र कृष्ण तृतीया बड़ी तीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संचार का साधन है। 1 ट्रक, 2 टेलीफोन, 3 रेल या 4 बस। कौन सा इसमें से संचार का साधन है। तो इसका सही जवाब है टेलीफोन। इसमें सिर्फ टेलीफोन ही संचार का साधन है। ट्रक, रेल, बस यातायात के साधन है, जबकि टेलीविज़न संचार का साधन है, टेलीफोन सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। अब देखिए इसमें से कौन से ऑप्शन में जो दे रखे हैं उनमें प्रोटीन सबसे अधिक होता है।
1 दूध, आम, गाजर, 2 अंडा, मटर, मछली, 3 सोयाबीन, चना, मक्का, 4 सेब, दही, मांस। अब इन सब में से किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन 3 है, सोयाबीन, चना और मक्का। सोयाबीन, चना और मक्का में प्रोटीन प्रचुरता में पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा एवं क्वाशर रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? मलेरिया मच्छर से फैलता है, यह किसने सिद्ध किया? 1 रोनाल्ड रॉस, 2 चार्ल्स डार्विन, 3 ग्रेगर मेंडल या 4 जॉर्ज मिस्ट्रल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 रोनाल्ड रॉस। सही जवाब जो है रोनाल्ड रॉस है। हाँ, रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन 1 रोनाल्ड रॉस ने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा अनुसंधान के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रोनाल्ड रॉस इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? 1 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 2 राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, 3 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और सन 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा सन 1957 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है आपको पता करना है। 1 चावल, 2 गन्ना, 3 गेहूँ या 4 मक्का। तो इसका जो सही जवाब है वो है गेहूँ। गेहूँ जो है रबी की फसल है। खरीफ की फसल मुख्यतः जून या जुलाई माह में बोई जाती है, जैसे चावल, गन्ना, मक्का आदि, जबकि गेहूँ रबी फसल है जिसे अक्टूबर या नवंबर माह में बोया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 गेहूँ। ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है, यानी कि जो डिफरेंट है उसको चुनना है आपको। 1 ग्रीस, 2 पेट्रोल, 3 कोयला, 4 पैराफिन मोम। ग्रीस, कोयला, पैराफिन मोम, इसमें से जो अलग है वो पेट्रोल। पेट्रोल एक तरह का ईंधन है, जबकि अन्य सभी ठोस ईंधन के प्रकार है। ठीक है, पेट्रोल जो है तरल ईंधन कह सकते हैं अपन, और ये सब ठोस ईंधन कह सकते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, 1 सीधा, 2 उल्टा, 3 अनियमित या 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सीधा जवाब है वो है 1 सीधा। ऑप्शन 1 सीधा, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, 1 भूमि से, 2 हवा से, 3 जल से या 4 कोयला से। 71% जो है पृथ्वी का तल है वो ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है ये बताना है आपको। तो उसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन 3 जल। पृथ्वी का 71% तल जल से तथा 29% तल भूमि से घिरा हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 जल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 139 तो पेपर की सीरीज है। चलिए, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग। देखो अभी है महासागर जो है पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया हुआ है, जो है लगभग कितना है 3/4, 1/2, 1/4, 2/3। तो इसका बिल्कुल सही जो है ऑप्शन 1 3/4। पृथ्वी के समस्त जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं, जिसमें सागर तथा महासागर शामिल है। पृथ्वी पर 1/4 भाग में स्थल मंडल तथा 3/4 भाग में जलमंडल है। चलिए, तो इसका सही जवाब जो हो गया वो हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। 1 वर्ष भर गर्मी रहना, 2 ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, 3 साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, 4 ठंड में कम ठंडी व गर्मी में हल्की गर्मी। चलिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1 वर्ष भर गर्मी रहना। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वर्ष भर गर्मी रहना इन प्रदेशों का प्रमुख लक्षण है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो सूरज की किरणें होती है वो सीधी गिरती है, इसलिए यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है 1 पारिस्थितिकी, 2 वानिकी, 3 जैव प्रौद्योगिकी या 4 सभी। तो इसका जो सही जवाब ये सभी। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में पारिस्थितिकी, वानिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी तीनों ही सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कौन कक्षा होनी चाहिए? गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन 1 गतिविधि आधारित कक्षा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए? 1 गूढ़ प्रक्रियाओं को समझने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री का उपयोग। 2 शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर में से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की समीक्षा के भीतर रखना। 3 जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का पूछना। या 4 विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन 2 शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से जोड़ा थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। व्याख्या, शिक्षक द्वारा जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने के लिए पूर्व परीक्षण भी लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जटिल प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री उपयोग भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? 1 चक्राकार उपागम, 2 अध्यापक केंद्रित उपागम, 3 एकीकृत उपागम या 4 स्व अनुदेशित उपागम। चलिए इसका आंसर गेस करिए। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? तो इसका सही उत्तर है एकीकृत उपागम। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु एकीकृत उपागम श्रेष्ठ उपागम है क्योंकि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्या के मध्य संबंध जोड़ सकता है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन 3 एकीकृत उपागम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? 1 इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। 2 इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के लिए योग्य बनाना चाहिए। 3 इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। या 4 इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1 इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन 1 सही जवाब। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के मुख्य उद्देश्यों में बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना, शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना, बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना आदि सम्मिलित है। तो ये इसकी व्याख्या थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए शाम का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह ब्लैंक स्पेस के द्वारा संकल्पनाओं को सीखता है। अब इसमें कौन सा जो है ऑप्शन आएगा? 1 अपसारी चिंतन, 2 मॉडलिंग, 3 अनुकरण या 4 अभिसारी चिंतन। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन 1 अपसारी चिंतन। श्याम अपसारी चिंतन के माध्यम से संकल्पनाओं को सीखता है। इस प्रकार के चिंतन में शिक्षार्थी दिए गए तथ्यों को में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, अर्थात कुछ नवीन तथ्यों का सर्जन करता है। चलिए ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है।
यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? 1. छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। 2. छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन। 3. वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। या 4. पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है 3. वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक डीजल न हो तो क्या होगा? यह कथन हमें वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु सोचने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही किसी भी क्रियाकलाप के भविष्य प्रभावों के बारे में सोचने के लिए कुशल बनाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में सबसे अच्छा मूल्यांकन है? 1. सामान्य मूल्यांकन। 2. व्यापक मूल्यांकन। 3. सतत मूल्यांकन। या 4. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में सबसे अच्छा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, जो छात्राओं ने कितना और किस सीमा तक ज्ञानार्जन किया है को स्पष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 जो कि यहाँ पर अपना 29 है। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है: एक, ग्रीन बोर्ड पर अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। दूसरा, बहुपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। 3, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी। या 4, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संचारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन 4 है वही है, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। हाँ, कहते हैं कि अपन कहते हैं ना कि अपन आँखों से देखते, कानों से सुनते और फिर उसको पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो देखा, सुनना और पढ़ना तीनों एक साथ होगा तब अपना जो है कोई भी नॉलेज परमानेंट हो जाएगा, यानी कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसकी व्याख्या: शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी जितना अधिक इंद्रियों का प्रयोग करेगा अधिगम उतना ही स्थायी होगा। किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 2 वर्गों में बांटकर एक वर्ग के विद्यार्थियों को केवल दृश्य सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाया जाए और दूसरे वर्ग के विद्यार्थियों को प्रकरण अधिक अच्छे तरह से याद होगा। तो जितनी इंद्रियां ज़्यादा काम करेगी उतना ज्ञान स्थायी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है आज का हमारा। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्तकार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारक उपाय हो सकता है: 1, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। 2, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। 3, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। या 4, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन 3 है, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। व्याख्या: यदि प्राथमिक स्तर पर कोई विद्यार्थी समय पर दत्तकार्य जमा नहीं कराता, इस समस्या के निवारण के लिए शिक्षिका को समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा विद्यार्थी को उचित परामर्श देना चाहिए। इस समस्या के संबंधित कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे दत्तकार्य के स्तर पर छात्र के अनुसार न होना, छात्र की पारिवारिक स्थिति ठीक न होना, छात्र की मानसिक व शारीरिक स्थिति ठीक न होना। अतः शिक्षिका इन सभी कारणों का अध्ययन करने के बाद ही विद्यार्थी को निर्देशन देना चाहिए। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो हो ऑप्शन 3। इसी के साथ हमारा जो ये टेस्ट पेपर है एनवायरनमेंट स्टडीज़ का 30 प्रश्नों का वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद साथियों।